हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान चैप्टर को फिनिश करेंगे, जो चैप्टर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। ओके, तो फटाफट से एक रिकैप लेते हैं, देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, उसका मीनिंग हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लानिंग कमीशन क्या होता है, और प्लानिंग कमीशन को हटा के आज के टाइम पर नीति आयोग बेसिकली एस्टेब्लिश कर दिया गया है, और नीति आयोग अलग तरीके से फंक्शन करता है, प्लानिंग कमीशन अलग तरीके से फंक्शन करता है। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, दो तरह की प्लानिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानिंग देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखी थी, किस किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली पूरे के पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा था, मिक्स्ड इकोनॉमी देखा था, और लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया ने ऑप्ट किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो थे 5 ईयर प्लान के, बेसिकली क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे 91 की पॉलिसी से पहले, वो सब डिस्कस की थी कि जीडीपी का ग्रोथ कैसा था, किस रीजन के ऊपर डिपेंड करता था उसका ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा था। ठीक है, उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं, सब चीजों का मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हमने ली, सेल्फ सफिशियंसी थी कि नहीं थी, किस किस चीज में सेल्फ सफिशियंट थे, किस किस चीज में सेल्फ सफिशियंट नहीं थे। जी हाँ। तो अब जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएडेड अंडर प्लानिंग टिल 1991। हम सब लोग जानते हैं 1991 में हमारी कंट्री के अंदर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लॉन्च हुआ था। उससे पहले हम लोग किस तरह से अपनी इकोनॉमी को चला रहे थे, वो सब बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर पहले डिपेंडेंट थी। ठीक है, 91 की पॉलिसी से पहले। उससे पहले हम लोगों ने आईपीआर पॉलिसी लॉन्च की थी 1956, जिसके अंदर हमने देखा कि 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व थी किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। बाकी इंडस्ट्रीज बेसिकली प्राइवेट सेक्टर रन कर रहे थे, मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर रन कर रहे थे, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाता था। एक्ट बनाया गया था 1948 में, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं करेगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और मोनोपोली थी बेसिकली। मोनोपोली किसकी थी? पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, सब पूरी तरह से उन्हीं का कंट्रोल था हर एक चीज पर। वो अपनी मर्जी के बिना किसी को कुछ भी नहीं करने देते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी वर्क करती थी। हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती थी कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में लगाई जाए, ताकि उन लोगों को बेसिकली बिजनेस करने का पता लगे, कैसे बिजनेस किया जाता है, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, ताकि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो कर सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द अदर हैंड वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंपटीशन। कंपटीशन से प्रोटेक्शन देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी। छोटे मोटे कामों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज की जाती थी, और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती थी, थोड़ा सा उनको सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करा के। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो भाई हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 91 से पहले कि हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन करना था, मतलब फॉरेन गुड से बेसिकली compete करना था। तो हमारी कंट्री के अंदर इस तरह के गुड्स हम लोगों को प्रोड्यूस करने थे, ताकि वो फॉरेन गुड से compete कर सके, प्राइस के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी। तो हम वो चीज करने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा कि बाहर की जो गुड्स अगर वो हमारी कंट्री में है तो वो थोड़ी सी महंगी हो जाए, ताकि कोई उसको खरीद ना पाए। और साथ ही साथ हमने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ज्यादातर ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हम लोग इंपोर्ट ना ही करें कंट्री के अंदर उन गुड्स को। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर फोकस किया गया कि भाई इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट ही कर दिया जाए इकोनॉमी से, कि इंपोर्ट हमें करना ही नहीं है, ना के बराबर इंपोर्ट करने, जो एसेंशियल चीजें उन्हीं के लिए इंपोर्ट हमें यूज करना है। जी, बात करते हैं फटाफट से इंक्रीज इन प्लानिंग, अचीवमेंट इन प्लानिंग। किस तरह से हम लोगों ने सक्सेस पाया इस प्लानिंग के थ्रू, क्या क्या चीजें हम लोगों ने अचीव करी प्लानिंग के थ्रू। सबसे पहले इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। 4.6% फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पर थी, लेकिन 12th 5 ईयर प्लान तक आते आते वो 6.8% तक पहुंच गई। उसके बाद अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर एक इंसान कितने पैसे कमा पा रहा है, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। वो 2.7% पे थी, लेकिन वो अब पहुंच चुकी है 5.5% पे। तो इसके अंदर भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बेसिकली जो चेंज है वो 9.3% से लेकर 32.3% तक आया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश करी। किस किस तरह से ग्रो करा? सबसे पहले हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स करे। लैंड रिफॉर्म्स करने बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि लैंड पॉलिसीज बहुत घटिया थी। लोग बेसिकली जो
टिलर्स होते थे सॉइल के, उनको लूटा करते थे। तो हमने सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज को हटाया, मॉडर्नाइज करा एग्रीकल्चर को, ठीक है, लैंड सीलिंग पैटर्न्स ऑप्ट करे और साथ में लैंड होल्डिंग्स। जिन फार्मर्स के छोटे छोटे लैंड जगह जगह पर होते थे, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर उनको एक बड़ा सा लैंड बेसिकली प्रोवाइड कराया गया ताकि उसके अंदर वो मशीनरी वगैरह लेकर जा सके और अच्छे से खेती कर सके। ओके, लैंड रिफॉर्म्स के बाद हमारे पास आते हैं इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज अपनी कंट्री के अंदर किया। HYV सीड्स को यूज करने के साथ साथ हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीन, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स का भी यूज किया। ओके जी, सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। किस तरह से हम लोगों ने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव किया। पहले हमारी कंट्री के अंदर अलग तरीके के मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते थे और अभी के टाइम पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो पहले हम किस तरह के मोबाइल फोन यूज करते थे, इंटरनेट का तो नाम ही नहीं था दूर दूर तक, लेकिन आज हम इंटरनेट को बहुत बेसिक नेसेसिटी की गुड मानते हैं, ठीक है, और यूज भी करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज उस तरह की नहीं थी, हम लोग मोस्टली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते थे, हर जगह इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। ओके, इस तरह से हम लोगों ने बैंक, इंश्योरेंस, जनरल कैपेसिटी, पावर, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी इंप्रूव किया है। उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की बात की जाती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी चीज आई डेथ रेट में चेंज। डेथ रेट पहले बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती थी बेसिकली आसानी से, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पाते थे। लेकिन अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी आने के बाद उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलने लगे और उनकी हेल्थ अच्छी हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले बहुत कम हुआ तक ही लोग जी पाते थे, लेकिन अभी 69.4 एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चुकी है। सबसे पहले बात आएगी एब्जेक्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी की सिचुएशन को बेसिकली दूर करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग करी कि हम पॉवर्टी को, अपनी कंट्री से गरीबी को हटा सके कहीं ना कहीं। तो बेसिक नेसेसिटी की जो आइडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ताकि हमारी कंट्री से पॉवर्टी का जो रेशियो है थोड़ा सा कम हो सके, और वो हुआ भी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई था। बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री। तो कंट्री के अंदर हम लोग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को ज्यादा टैकल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे जो प्लान्स थे कहीं ना कहीं फेल हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हमारी कंट्री हमेशा से ही इसी दायरे में रही है, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत वास्ट है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारी कंट्री में इवन आज भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों के पास जॉब नहीं है, इवन दे आर एडुकेटेड। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनएडिक्वेटेड है, मतलब जहां पर रोड्स होनी चाहिए वहां रोड्स नहीं है, जहां पर स्कूल्स होने चाहिए वहां स्कूल्स नहीं है। इस तरह की सिचुएशन हमारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हमारा लैक करता है, तो ये प्लानिंग के कुछ डीमेरिट्स हम कह सकते हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ यहाँ पर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि भाई जो सेक्टर सोसाइटी का, सेक्शन जो सोसाइटी का है हमारी कंट्री में अमीर, वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का हमारी कंट्री के अंदर। ये चीजें हमारी गवर्नमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है अगर हमारी कंट्री को और ज्यादा आगे जाना है तो। ओके एवरीवन, 5 ईयर प्लान चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था। अगली किसी वीडियो में मिलेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.